नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी 68 के क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, उसके ऑफिशियल आंसर की के साथ। हम लोग यह भी देखेंगे जो क्वेश्चन बीपीएससी में आया है वह एनसीईआरटी में किस चैप्टर से आया है और उसका सोर्स कौन सा है, ताकि हम लोग को यह आइडिया लग सके जो बीपीएससी 70वीं या आगामी बीपीएससी के लिए हमें एनसीईआरटी कितना हेल्पफुल है और कितना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यह जो है आपका क्वेश्चन पेपर है और यह आपका ऑफिशियल आंसर की है। हम लोग एक एक करके यह क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपको जो पहला क्वेश्चन है यह है बायोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड। शुरुआत के 30 क्वेश्चन जो है यह आपको साइंस सेक्शन से क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है द पार्ट्स ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड व्हिच कैन बी बेंट आर कॉल्ड एज वर्टिब्री, कार्पल्स, कार्टिलेज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन वन ऑफ द अबव। तो कंकाल के वो हिस्से जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। यह जो वर्टिब्री है और यह जो कार्पल्स है यह आपको हड्डी है, यह क्या है? बोन्स है। यह आपको बोन्स है। यह वर्टिब्री कहाँ के बोन्स को कहते हैं? तो रीढ़ की हड्डी में जो 33 छोटे छोटे हड्डी होते हैं, 33 छोटे छोटे हड्डी होते हैं, इस 33 छोटे छोटे हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिविजुअल रूप से वर्टिब्री कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं। और हमारे हाथ में जो रिस्ट है, रिस्ट की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। तो शुरुआत का जो दोनों ऑप्शन है, यह क्या चीज का ऑप्शन है? यह आपको हड्डी का ऑप्शन है। और तीसरा जो है यह कार्टिलेज, यह आपको कार्टिलेज है। यह आपको क्या करता है? यह उतना हार्ड नहीं होता है जितना बोन्स होता है। यह आपको एनसीईआरटी में लिखा गया है। देखिए, देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड व्हिच कैन बी बेंट, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। तो यह एकदम वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर उठाया गया है क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। फर्स्ट का जो दिया गया है ऑप्शन क्या है? सी दिया गया है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, जो ये बॉडी मूवमेंट जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें समझाया गया है जो हमारा जो बैकबोन है, हमारा जो बैकबोन है जिसको स्पाइन कहते हैं, यह 33 छोटे छोटे वर्टिब्री से बना हुआ है। तो ये वर्टिब्री शब्द यहाँ यूज है। यू फील इज द बैकबोन, व्हाट यू फील? इट इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री। लिखा जा रहा है जो बैकबोन में 33 वर्टिब्री होते हैं। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज बोन्स। उसके बाद जो कार्पल्स शब्द है इसके बारे में देखिए, इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? हमारा जो रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल है, तो हाँ फ्लेक्सिबल है। इट इज मेड ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। तो कार्पल्स क्या है? एक प्रकार का बोन है जो आपके रिस्ट पर पाया जाता है। वर्टिब्री क्या है? एक प्रकार का बोन है जिससे आपका रीढ़ का हड्डी बना है। इसी को यहाँ पर और अच्छा से एक्सप्लेन किया गया। ये आपको टोटल स्पाइनल कोड है और जिसमें ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है इसी को हम लोग वर्टिब्री कहते हैं, जिसका टोटल संख्या कितना है? 33 है। और यह जो हमारा हाथ है और हमारे हाथ का जो ये रिस्ट है, यहाँ पर जो हड्डी है इसको क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। तो ये कार्पल्स, वर्टिब्री और कार्टिलेज और बोन्स में क्या अंतर है यह आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इन लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर डैश लिव टुगेदर। तो लाइकन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। तो लाइकन जो है इसमें आपको अलगी और फंगस एक साथ रहते हैं। अलगी में क्लोरोफिल रहता है और फंगस जो है आपको लोकेशन देता है। तो अलगी और फंगस का सिम्बियोटिक रिलेशन क्या कहलाता है? लाइकन। तो लाइकन जो है अलगी और फंगस का। यह क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह याद रखिएगा। आसान क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। देखिए, यहाँ पर लिखा जा रहा है जो फंगस जो है यह 3 टाइप से रहता है, सेप्रोफाइट के रूप में, पैरासाइट के रूप में और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के रूप में रह सकता है। फंगस के पास खुद अपना भोजन बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो या तो वो किसी दूसरे जो मरे हुए जीव है उसको खा के रहता है, तो उसको क्या, उस सिचुएशन में फंगस को क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक लाइफ। या फंगस क्या करता है? दूसरे एनिमल में डिपेंड होकर रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइट के रूप में वो जी रहा है। या फंगस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के रूप में रहता है, या आपको सपोर्ट करता है अलगी को, अलगी उसको भोजन बना के देता है। तो यहाँ पर जब यह फंगस अलगी के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइकन कहते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यह आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर देखिए क्या दिया गया? ऑप्शन ए। उसके बाद है यहाँ पर
थर्ड क्वेश्चन है फीमेल एनोफिलिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सीड्स। तो मादा एनोफिलिस को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है। तो मादा एनोफिलिस जो है उसको मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि अलग बैठती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा एट एन एंगल विथ सबस्टेटम, अधस्तर के साथ एक कोण पर यह बैठती है। एट एन एंगल अराउंड 45 डिग्री बट नॉट एट राइट एंगल। इसका आंसर क्या है बी है। यह आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में यह मेंशन इसका नहीं है, तो यह आपको याद रखना होगा। फीमेल एनोफिलिस जो है कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज ऑफ इट सिट्स एट एन एंगल विथ सबस्टेटम। उसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विथ इम्यूनिटी ऑफ बॉडी इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप जो है, तो देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है आपको लिम्फोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है लिम्फोसाइट और ये लिम्फोसाइट जो है आपको बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे डब्ल्यूबीसी का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, तो डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% जो है वो लिम्फोसाइट से बना हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो ऑफिशियल आंसर भी सी दिया गया है। आरबीसी का नाम इरिथ्रोसाइट भी है, आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका मेन काम क्या है ऑक्सीजन को कैरी करना। बॉडी को इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो बॉडी को इम्यूनिटी जो है ये व्हाइट ब्लड सेल प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग लीकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग लीकोसाइट कहते हैं। लीकोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी जो है ये 2 टाइप का होता है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो है 3 टाइप का है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट जो है वह 2 टाइप का है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो हम कह सकते हैं जो लिम्फोसाइट जो है आपको एक टाइप का क्या है डब्ल्यूबीसी है, मोनोसाइट भी एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है। यहाँ देखिए लिम्फोसाइट आर 2 मेजर टाइप। तो लिम्फोसाइट का भी अपना एक अलग टाइप है, तो इतना डिटेल से हमको नहीं जानकारी लेना है, हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। जो डब्ल्यूबीसी को हम लोग लीकोसाइट कहते हैं और डब्ल्यूबीसी में आपको लिम्फोसाइट एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है डब्ल्यूबीसी का। तो जो लिम्फोसाइट है यह आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आपको प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो कम से कम आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं लीकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो ये 3-4 जो नाम है इतना हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर which one of the following statement is incorrect about muscles in human body। तो मसल्स के बारे में पूछ रहा है, मसल्स कैन ओनली पुश द बोन। तो देखिए एनसीईआरटी लिख रहा है मसल्स वर्क इन पेयर, यहाँ लिख रहा है मसल्स कैन ओनली पुल इट कैन नॉट पुश। तो एनसीईआरटी क्लियरली लिख रहा है जो मसल्स जो है आपको पेयर में काम करता है। यहाँ जो ऑप्शन बी दिया गया है मसल्स वर्क इन पेयर, तो यह पॉइंट आपको सही है। मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, तो नहीं, मसल कैन ओनली पुल द बोन। मसल पुश नहीं करता है, केवल पुल करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ। उसके बाद मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड। तो यह भी लाइन आपको एनसीईआरटी में लिखा गया, व्हेन कंसंट्रेटेड द मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपको पहला जो पॉइंट है वह गलत है, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है तो पहला पॉइंट इनकरेक्ट है। बाकी 2 जो है बी और सी एकदम शब्द बाय शब्द आपको एनसीईआरटी से कॉपी किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपको 5 का ए, और यह आपको करेक्ट भी किया गया है। उसके बाद है जो छठा क्वेश्चन है ये ऑप्टिक्स का है। ए लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ व्हाइट हॉर्स। तो इसमें क्या कर रहा है, तो एक आपको कन्वेक्स लेंस लिया गया है, उस कन्वेक्स लेंस पर आपको पतला पतला ब्लैक लाइन किया गया है, पतला पतला ब्लैक लाइन किया गया और इसके सामने एक घोड़ा को रख दिया गया है। इसके सामने एक घोड़ा को रख दिया गया है। अब इस लेंस से जो इसका इमेज बनेगा, इस लेंस से इस घोड़े का, मान लीजिए यहाँ पर घोड़ा, इसका इमेज बनेगा, ये कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। जो भी पैरेलल लाइन जाता है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट पासेज थ्रू फोकस ऑफ लेंस, और उसके बाद जो इसके सेंटर से लाइन जाएगा वो यहाँ पर कटिंग करेगा, जो सेंटर से पास करेगा, जो इसके लेंस के सेंटर से, ये दोनों कटिंग करेगा और यहाँ पर आपको क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो कम से कम 2 लाइट रेज तो आपको इस कन्वेक्स लेंस पर आपको पड़ेगा ही। अगर मान लीजिए छोटा छोटा ब्लैक स्ट्रिप भी है तो कम से कम 2 लाइट रेज इस लेंस पर पड़ेगा, जिससे आपको इस घोड़े का यहाँ पर इमेज बन जाएगा।
तो ऐसा तो नहीं घोड़े का इमेज जेब्रा बन जाएगा, तो गलत, ऑप्शन बी जो है गलत है। हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप, आपको यहां पर जो इमेज बनेगा ब्लैक स्ट्रिप नहीं आएगा, क्या होगा, केवल लाइट का ब्राइटनेस कम होगा, ये हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस होगा। तो आंसर क्या है, जो ऑप्शन ए इसका होगा। तो इसका आंसर देखिए 6 का आंसर क्या दिया ए। थिन ब्लैक स्ट्रिप्स विल ओनली रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट विल नॉट कास्ट एनी शैडो एज इट इज क्वाइट थिन। यह भी आपको एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। उसके बाद है श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, तो श्रिलनेस ऑफ साउंड जो है वेवलेंथ से डिटरमाइन होता है। याद रखिएगा, आपको बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, जो फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग किसे मेजर करते हैं, हर्ट्ज से मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को, उसी तरीके से श्रिलनेस ऑफ साउंड एनसीईआरटी बोल रहा है किससे डिपेंड करता है, देखिए द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। तो पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ पे लिख रहा है एनसीईआरटी श्रिलनेस ऑफ साउंड, श्रिलनेस को ही पिच भी कहते हैं, पिच भी कहते हैं, और यह किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। अब यहां पर ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी शब्द तो दिया नहीं है, यहां पर ऑप्शन में क्या दिया है, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ दिया है। तो जो श्रिलनेस है वह क्या चीज पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि साउंड का जो स्पीड है वह किसी भी मीडियम में कांस्टेंट होता है, और स्पीड को अगर हम v से लिखे तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से सूचित कर दें और फ्रीक्वेंसी को न्यू से। तो अगर मान लीजिए श्रिलनेस इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, जो आपको फ्रीक्वेंसी का है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, श्रिलनेस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू v बाय लैम्डा। v जो है आपको स्पीड है, कांस्टेंट है, तो श्रिलनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो वेवलेंथ ऑफ साउंड से ये श्रिलनेस ऑफ साउंड डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। वेलोसिटी ऑफ साउंड से नहीं होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जो साउंड होता है वो आपको साउंड के वॉल्यूम को बताता है। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ साउंड, तो ये जो है इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ दिया गया है। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी लिख रहा है लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो यह भी एक याद रखिएगा, यह भी शायद कोई पूछ सकता है, जो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, और फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाइयर वी कैन से दैट साउंड इज श्रिल एंड हाइयर पिच। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो हम लोग क्या कहते हैं, पिच ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो हम क्या कहेंगे, उसका पिच कम है। तो जो लड़कियों का जो आवाज होता है, फीमेल का जो आवाज होता है, उसका जो है पिच ज्यादा होता है, पिच ज्यादा होता है, क्योंकि जो फीमेल का जो वोकल कोड है वह छोटा होता है, मेल का वोकल कोड बड़ा होता है। तो मेल के वोकल कोड जो है, मेल का वोकल कोड में फ्रीक्वेंसी जो है आपको कम होता है। तो ये देखिए, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या रहेगा, ध्वनि की तीक्ष्णता, जिसको श्रिलनेस कहते हैं, ध्वनि के तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। उसके बाद है which of the following photoelectric device is most suitable for digital application। तो डिजिटल एप्लीकेशन के लिए कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस सबसे इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो देखिए, फोटो डायोड, फोटो वोल्टिक सेल और फोटो इमीटर। तो फोटो डायोड क्या करता है, फोटो डायोड, फोटो वोल्टिक सेल और फोटो इमीटर। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में ये अभी एकदम एक्सप्लेन किया गया है। यह है आपको फोटो डायोड को एक्सप्लेन किया गया है, फिर आपको फोटो इमीटर को एक्सप्लेन किया गया। तो देखिए, फोटो डायोड इज अगेन स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यह आपको पीएन जंक्शन डायोड है। इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। तो यह रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जा रहा है, और जब इस पर लाइट पड़ता है, फोटो डायोड पर, इस पर यहाँ पर जब सेंटर में लाइट पड़ता है, तो यह जो है फोटो डायोड कंडक्ट करने लगता है। यह आपको कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। जब तक इस पर लाइट नहीं पड़ेगा, यह फोटो डायोड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करने देगा। तो डिजिटल एप्लीकेशन में हम लोग को फोटो डायोड जो है ये यूज में नहीं करते हैं। याद रखिएगा, डिजिटल एप्लीकेशन में हमको एक ऐसा सोर्स को यूज करना है जो आपको पावर दे। तो पावर देने का काम कौन है, वो फोटो वोल्टिक सेल करता है। फोटो वोल्टिक सेल क्या करता है, आपको वोल्टेज जनरेट करता है, जिस वोल्टेज से कोई भी जो डिजिटल एप्लीकेशन है वो ऑपरेट हो सकता है। तो यहाँ पर फोटो वोल्टिक सेल भी आपको दिखा रहे हैं। फोटो वोल्टिक सेल को हम लोग सोलर सेल कहते हैं। इसमें आपको कोई अलग से बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। इस पर जैसे ही लाइट आएगा
तो यह एक सर्टेन वोल्टेज क्रिएट करेगा, जिस वोल्टेज से आपका जो डिजिटल एप्लीकेशन है वह काम करने लगेगा। ए फोटोवोल्टिक सेल ऑल्सो नोन एज सोलर सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो डिजिटल एप्लीकेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? फोटोवोल्टिक सेल का यूज करते हैं। फोटो इमीटर क्या है? जो आपको लाइट, जब मान लीजिए यह एक एलईडी है, इससे जब करंट पास कर रहा है तो यह आपको एक क्या करेगा? लाइट ऑफ ए सर्टेन कलर जनरेट करता है। जैसे एलईडी होता है, ग्रीन कलर का एलईडी, ब्लू कलर का एलईडी, तो फोटो इमीटर आपको लाइट जनरेट करता है। तो डिजिटल एप्लीकेशन के लिए जो मोस्ट सुटेबल है वह है फोटोवोल्टिक सेल। जो फोटोवोल्टिक सेल आपको वोल्टेज जनरेट करेगा और उस वोल्टेज से कोई भी डिजिटल एप्लीकेशन ऑन ऑफ या यूज में किया जा सकता है। तो बेस्ट यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यही आपको आंसर जो बी दिया गया है। उसके बाद है बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बॉल बियरिंग जो आपको गाड़ी में होता है, कार बाइक में होता है, यह क्या करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, बॉल बियरिंग क्या करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर आंसर ये हो जाएगा। यह एकदम बेसिक फिजिक्स का कंसेप्ट है। उसके बाद है ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल द गोलकीपर टू। तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आता है जब कोई क्रिकेटर जो है बॉल को कैच करता है तो बॉल को वो थोड़ा सा अपने हाथ में पीछे खींचता है। इससे क्या होता है? जो चेंज ऑफ मोमेंटम में जो है वह कम होता है। चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वह कम होता है क्योंकि यह थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाता है बॉल को स्टॉप होने में। तो डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चाहे फुटबॉलर जो है बॉल को पकड़ने में अपना हाथ पीछे करे या कोई क्रिकेटर अपने हाथ को पीछे करे बॉल को पकड़ते वक्त, उसका मेन काम क्या है? टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां क्या है? ए क्रिकेट प्लेयर डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम व्हाइल कैचिंग ए बॉल बाय इंक्रीजिंग द टाइम इट टेक्स टू कैच द बॉल। तो यह इसका आंसर क्या रहेगा? 10 का ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करने। उसके बाद है which among the following is positively charged particle emitted by radioactive element। तो यह भी आपको जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेज निकलता है अल्फा बीटा गामा, इस पर भी बीपीएससी में लगभग में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकदम याद रखिएगा, अल्फा रे पॉजिटिव होता है कि बीटा पॉजिटिव होता है कि गामा। तो ये याद रखिएगा, अल्फा रे जो है यह पॉजिटिवली चार्ज है, बीटा रे जो है निगेटिवली चार्ज है, गामा रे जो है यह आपको उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्या थर्ड रे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट नहीं होता है। क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या इमिट होता है? अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। तो यहाँ पर जो अल्फा रे है इस पर यह क्या है? अल्फा रे बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा रे हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसमें 2 प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन इक्वल टू 4। और यह पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है, यह हीलियम का न्यूक्लियस है। यह कंप्लीट हीलियम नहीं, अल्फा जो है यह एक हीलियम का न्यूक्लियस है, तो यह पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पर क्या आंसर देगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अल्फा किरण, यहाँ पर आंसर सी दिया गया है। यहाँ पे याद रखिएगा, बीटा जो है यह आपको निगेटिवली चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का, गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस ऐसा नहीं है। कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पथ। तो कोई भी बॉडी को अगर सर्कुलर पथ में मूव कराना है तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान करने के लिए। यह भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है। फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से कोई मतलब नहीं है। तो यह भी सिंपल फिजिक्स का है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, और यह बी ही होगा, इसमें किसी को डाउट होने का चांस ही नहीं है। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स। तो निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स कब जनरेट होता है? तो काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब भी कोई मान लीजिए कार जो है वह जब आपको मूव करता है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वह हीट एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है तब वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। पोटेंशियल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने में कहीं भी फ्रिक्शनल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। केमिकल एनर्जी जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा।
तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे इन्वॉल्व है, जब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करता है आपको हीट एनर्जी में। बेस्ट एग्जांपल कार, बाइक, हम लोग जो चलते हैं उसमें भी हम लोग ये अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है आपको हीट एनर्जी में थोड़ा सा ही होता है हम लोग के चलने में। कार, बाइक, मोटरसाइकिल और एयरक्राफ्ट सब में यह जो हीट एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट होता है। तो सिंपल है यह कंसेप्ट। इसका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन ए और यही दिया गया है। उसके बाद है ए बस इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ एंड टेक्स ए शार्प टर्न टू द राइट साइड, सडनली द पैसेंजर सिटिंग इन द बस विल बी। तो मान लीजिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई जो बस है, बस में आदमी जा रहा है सीधा और वह जो है शार्प राइट टर्न लिया। तो बस जो है शार्प राइट टर्न लिया तो आदमी जो बैठा हुआ है वह लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा कि सीधा आएगा, न्यूटन्स के लॉ ऑफ इनर्शिया के अनुसार। तो यह क्या होगा, फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बेंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो अगर कोई बस जो है राइट साइड में गया तो यह जो आदमी है आपको लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण क्या होगा, यह आपको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बेंट होगा। तो यह देखिए यहाँ पर इसका आंसर 14 का सी दिया गया और यहाँ पर क्या समझाया गया, ए बस इज मूविंग along a straight path and takes a sharp turn to the right side, suddenly the passenger sitting on the bus will bend towards the left side. The lower portion of passenger closest to the bus tend to go in the direction of sharp turn. तो जो लोअर पोर्शन है वह तो आपको राइट टर्न ले लेगा, लेकिन जो अपर पोर्शन ऑफ बॉडी है वह लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण क्या चाहेगा, जो यह लेफ्ट साइड में जाए। This is happening due to the two forces that are acting on that time, centripetal force and centrifugal force. तो यह जो लेफ्ट साइड में इसको ले जाने की कोशिश कर रहा है अपर बॉडी को, तो यह कौन सा फोर्स ले जा रहा है आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बॉडी को लेफ्ट साइड में पुश करने का कोशिश करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आंसर यहाँ पर सी दिया गया है। उसके बाद है बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा a musical concert, a sitarist tries to adjust the tension and plug the string suitably. By doing so, he or she is adjusting. एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता, तो वह जो है आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वह जो अपने सितार के स्ट्रिंग को टाइट करता है या उसको एडजस्ट करता है ताकि दूसरा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ उसके फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जा सके। तो अन्य बाद यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को कंट्रोल करना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। तो देखिए अभी तक 15 क्वेश्चन देखे हैं, इसमें से मात्र एक क्वेश्चन जो फीमेल एनोफिलीज वाला था वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, बाकी नहीं तो अब तक 14 क्वेश्चन जो है आपको आसान ही एनसीईआरटी या बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसके बाद है ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम। एन एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। तो यह बहुत ही बेसिक फिजिक्स का है। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम जो है आपको क्या है, फिक्स है, शेप नहीं फिक्स होता है। लिक्विड का शेप नहीं फिक्स है लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स है। तो यहाँ पर कह रहा है हैज नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। तो यह क्या रहेगा, केरोसिन। केरोसिन जो लिक्विड है इसका आपको वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप नहीं। कार्बन, स्टील, जो कार्बन अगर आप देखिएगा स्टील का शेप भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। क्रिप्टन जो एक गैस है, गैस का कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है और शेप भी फिक्स नहीं होता। गैस को किसी भी वॉल्यूम में चेंज हो सकता है गैस, और शेप भी नहीं। तो आपको सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है। गैस का न तो सॉलिड शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, 16 का सी दिया गया। उसके बाद है सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर, तो एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है यह है आपको Al2O3 और ZnO। तो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा कि एसिड और बेस का जो चैप्टर है यह हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। एसिड और बेस पर जो पीएच पर पूछ ले या कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, यह भी बीपीएससी का फेवरेट पोर्शन है, एसिड और बेस। तो जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर शो करता है।
कुछ मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर शो करता है। जनरली मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। तो जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर शो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है, Al2O3 और ZnO। इसका आंसर क्या है, बी। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या है, Al2O3 और ZnO। तो यह देखिए आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखिए ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो यह क्या लिख रहा है, जितने भी मेटल है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बनाता है। यह एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वह क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, जो हमने आपको बताया। एनसीईआरटी वही लिख रहा है। सम मेटल ऑक्साइड सच एज अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। सच मेटल ऑक्साइड which react with both acidic as well as basic to produce salt and water as known as amphoteric oxide। यह भी आपको एनसीईआरटी में ही लाइन बाय लाइन लिखा गया है, जहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग है। जो कुछ मेटल ऑक्साइड जो है जो आपको एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, Al2O3 और ZnO। तो यह भी याद रखिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। जनरली मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। उसके और यही पर याद रखिएगा, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, जैसे मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक होता है। उसके बाद है व्हिच गैस कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा गैस आपको कंट्रीब्यूट करता है, तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, यह तीनों जिम्मेदार है। यह तीनों जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसका आंसर क्या देगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर भी आपको यहाँ पर 18 का क्या दिया गया है, डी दिया गया है। कौन सा गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। आंसर क्या देगा, डी। तो देखिए एनसीईआरटी में क्या लिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको मेजर कंट्रीब्यूटर है, लेकिन बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और ओजोन। तो एनसीईआरटी में आपको यहां पर क्लियरली लिखा जा रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड तो मेजर ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस तो है, इसके अलावा मीथेन भी है, वाटर वेपर भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है और ओजोन है। और यहां पर हमको ऑप्शन में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी दिया गया है। तो मेजर है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन भी आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंपैक्ट करता है। तो आंसर यहाँ पर डी दिया गया। तो यह भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए मीथेन इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली व्हेन वेजिटेशन इज बर्न्ड। जब सब्जियों को बर्न किया जाता है, सब्जी मतलब पेड़ पौधों को बर्न किया जाता है। डाइजेस्टेड और रोटेड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन आर रिलीज इन पेडी फील्ड। तो लार्ज अमाउंट जो पेडी फील्ड में मीथेन जनरेट होता है, कोल माइन में मीथेन जनरेट होता है। उसके बाद है फिर एसिड बेस वाला चैप्टर से ही है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट गैस। तो एसिड जब आपको मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस रिलीज करता है। तो याद रखिएगा आपको एसिड जो है मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या देता है, CO2 देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इसका आंसर क्या है, बी। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बनाया गया, देखिए यह है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब आपको एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल से ये करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 होता है। तो जब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, NaCl जो एक साल्ट है, उसके बाद वाटर देता है और CO2 जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया गया है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा गैस लिबरेट करता है, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके याद रखिएगा क्या देता है, साल्ट देता है, फिर वाटर देता है और CO2 देता है। तो गैस के रूप में क्या आ गया आपको, CO2। तो आंसर ये भी आपको सिंपल एनसीईआरटी से कॉपी किया गया क्वेश्चन है।
उसके बाद है व्हिच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज, तो यहाँ पर जो आपको यह केमिकल फॉर्मूला दिया गया है, तो यह केमिकल फॉर्मूला आपको कार्बोनिक एसिड का नहीं है। याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड का H2CO3। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ जो दिया गया है यह बेसिकली आपको ऑक्जेलिक एसिड का ही फॉर्मूला है। देखिए यह है ऑक्जेलिक एसिड का। और एसिटिक एसिड का जो है यह क्या फॉर्मूला है, CH3COOH। तो CH3COOH ये आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। आंसर इसका क्या है, बी दिया गया है। तो ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पर देखिए, ऑक्जेलिक एसिड का ही यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद है यहाँ पर you have distilled you have been provided with 3 test tube, you have been provided with 3 test tube, one of them contain distilled water and other two contain an acidic solution and a basic solution respectively, which of them will turn red litmus to blue। फिर आपको एसिड बेस वाला चैप्टर से है, और यह क्वेश्चन कहां से लिया गया है, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा गया है, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर छाप दिया गया है। देखिए आपको 3 परख नलियां दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल, आसुत मतलब डिस्टिल्ड वाटर, और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इसमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो यह आपको सेम, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 लिटमस टेस्ट, वन ऑफ देम कंटेंट, तो सेम चीज यहां से देखिए एनसीईआरटी से कॉपी किया गया है। और यहां पर बता रहा है जो कौन आपको क्या करेगा, व्हिच ऑफ देम विल टर्न रेड लिटमस, रेड जो लिटमस है उसको ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो याद रखिएगा, एक ऐसे फॉर्मूला बनेगा, एक एसिड जो है यह क्या करता है, एसिड आपको बेस को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस जो है यह आपको रेड जो लिटमस पेपर है उसको एसिड में कन्वर्ट करता है। इसको याद कैसे रखिएगा, पहले ए लिखिए फिर बी लिखिए, ए फॉर एसिड और बी फॉर बेस। ए के बाद क्या आएगा, आपको बी आएगा, बी के बाद तुरंत बी नहीं आएगा, इसे थोड़ा सा लॉजिक बना के आप याद रख सकते हैं। बी के बाद बी नहीं आएगा, यहां पर बी के बाद क्या होगा, आपको आर आएगा और फिर आपको बी आएगा। इसका मतलब क्या है, बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, एसिड जो है यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। यह तरीका से भी आप याद रख सकते हो, कंफ्यूजन आपको एग्जाम में नहीं होगा। तो यहां पर लिखा जा रहा है व्हिच वन विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो यहां पर इस फॉर्मूला से जो बेस है वह क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग याद रख लिए, और यहाँ पर आंसर भी सी दिया गया है। तो लिटमस पेपर टेस्ट के बारे में यहाँ पर है, लिटमस पेपर जो एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है। एनसीईआरटी में लिटमस पेपर क्या करता है ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया गया। देखिए लिटमस होता है क्या है, तो लिटमस जो है लाइकेन का बना होता है, लिटमस जो है आपको लाइकेन का बना होता है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, और व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। तो ये लिखा जा रहा है लिटमस पेपर पर अगर हम एसिड डालेंगे तो यह क्या करेगा, इससे जो ब्लू लिटमस पेपर को यह रेड में कन्वर्ट कर देगा, व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। तो जो आपको बेस जो है यह आपको रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, इट टर्न्स, एंड व्हेन इट एडेड टू द बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। तो लिटमस पेपर क्या काम करता है, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए एसिड आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यहाँ पे लिख रहा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो यह एनसीईआरटी में ही दिया गया है, सिंपल बातें हैं और क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेंबल दैट ऑफ, तो एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होता है, तो एसिटिक एसिड से आपको विनेगर बनता है। याद रखिएगा विनेगर जो है आपको इसमें एसिटिक एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड का जो गंध है वो किसके समान होगा, तो विनेगर सिरका के समान होगा। विनेगर को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन ए दिया गया है। टोमेटो में जो टमाटर होता है इसमें कौन सा एसिड है, तो टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड है। उसके बाद मिट्टी का तेल का यहाँ पर दिया गया नहीं, तो एसिटिक एसिड में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड आपको विनेगर में होता है। तो यह भी एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए है। उसके बाद है व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। फिर एसिड बेस्ड चैप्टर, हम आपको बोल रहे हैं एसिड बेस्ड चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया गया है उससे अच्छी तरीके से पढ़ना है। 99% नहीं 100% विश्वास रखिए इस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो बीपीएससी एसिड बेस पर क्वेश्चन ना बनाया हो।
और इसी पेपर में देख रहे हैं एसिड बेस पर कितना क्वेश्चन है। तो शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? अभी हम आपको बताएं, जो एसिड जो होता है वह क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर दे रहा है जो ड्राई HCl जो है, ड्राई एसिड विल नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो यहां पर बात यह है, जो इसका आंसर क्या है, नो H3O आयन आर प्रेजेंट लिटमस चेंजेस कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ H3 आयन। तो जो एसिड जो है यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा अगर एसिड जो है एक्वेटिक फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ड्राई फॉर्म में रहेगा तो यह चेंज नहीं करेगा। यह भी आपको एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पर एनसीईआरटी में देखिए यह क्वेश्चन को फ्रेम भी किया गया है और यहीं से बीपीएससी भी लिखा है। देखिए, व्हाई डज द ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। देखिए कितना अच्छा से क्वेश्चन फ्रेम करने वाला एनसीईआरटी को कॉपी करता है। आप इससे पहले भी दिखाएं जो कैसे एनसीईआरटी से कॉपी किया गया है, इसी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज किया गया। व्हाई डज द ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रहा है, द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो HCl जो है यह आपको HCl जो एक एसिड है, एसिड क्या करता है, एसिड जो है आपको हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है, इजेक्ट करता है, लेकिन कोई एसिड जो है यह हाइड्रोजन आयन इससे तभी निकलेगा जब यह आपको लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ड्राई फॉर्म में रहेगा, तो इस HCl से H नहीं निकलेगा। ये पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है, द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। HCl plus H2O H3O plus Cl माइनस। तो HCl से H जो है निकल के H3O बनेगा जब वाटर रहेगा, अगर वाटर नहीं रहेगा तो HCl से H निकलेगा ही नहीं। तो यही वाली जो पॉइंट है यहाँ पर समझाया गया। नो H3O आयन आर प्रेजेंट लिटमस चेंजेस कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ H3O आयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे जो आपको एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है और कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रहा है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। ये करा अगर ड्राई HCl है, मान लीजिए ड्राई HCl है, तो ऐसा नहीं जो HCl से H और Cl अलग अलग हो जाएगा अगर पानी नहीं रहेगा। पानी रहेगा तब क्या होगा, ये HCl जो है आपको H यहाँ से निकल के इस H2O में मिलेगा और फिर आपको H3O बनेगा। ये यहाँ पे लिख रहा है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। Thus हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ और हाइड्रोजन H2O। तो यही एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया गया और यहीं पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया और इसी से एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किया गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया। उसके बाद है डिटेक्ट द ऑड वन, विषम का पता करें, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सेटिंग ऑफ सीमेंट, बर्निंग ऑफ कोल। फल का पकना, सीमेंट का सेटिंग और कोयले का जलना। तो बीपीएससी में जैसे एसिड बेस 100% क्वेश्चन आएगा ही एसिड बेस पर, उसी तरीके से बीपीएससी का एक और फेवरेट टॉपिक है वह है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हर एक बार बीपीएससी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पर पूछता है क्वेश्चन, जो कौन सा फिजिकल चेंज है कौन सा केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर देखिए यह जो फल का पकना यह भी केमिकल चेंजेज है, सीमेंट का जो सेटिंग है यह भी आपको केमिकल चेंजेज है, कोयले को भी जलाते हैं यह आपको क्या है केमिकल चेंजेज है। तो इसमें जो है तीनों जो है आपको केमिकल चेंज है। तो इसमें ऑड वन कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल आर केमिकल चेंज एंड ऑल आर एक्सोथर्मिक, देयर इज नो डिफरेंस। तो आंसर तो इसका क्या है, ई। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड और ग्रेफाइट इज ट्रू। तो डायमंड और हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो याद रखिएगा हीरा जो है आपको कंडक्टर नहीं होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, तो गलत है। दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हीरा का जो है डायमंड का स्ट्रक्चर अलग होता है, यह बहुत हार्डेस्ट होता है, ग्रेफाइट जो होता है वह आपको स्मूथ होता है, तो यह गलत है। दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस। जो स्ट्रक्चर भी अलग है और हार्डनेस भी अलग है। इसमें ट्रू कौन सा है, तो नन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ई जो है। तो यह भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन करके एक पेज है जिसमें बताया गया है जो ग्रेफाइट, डायमंड और Fe16 आपको कार्बन का एलोट्रॉप है। और इसमें जो यहाँ पर दिया गया है जो कैसे देखिए, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो डायमंड में क्या है, एक कार्बन एटम
जो है जो 4 अलग कार्बन एटम से जुड़ के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। ग्रेफाइट क्या है? इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज बाउंडेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल आपको एरे। तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ता है और डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ के बनाता है। कार्बन आपको हार्डेस्ट होता है और जो यह जो होता है ग्रेफाइट यह स्लिपरी होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल। तो इस सब के आधार पर अगर इतना इंफॉर्मेशन आपको मालूम होगा तो यह क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन आपको लगेगा। उसके बाद है द स्टोमाटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन। तो स्टोमाटा जो है आपको क्यों खुलता है और बंद होता है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं? तो अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल, कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। तो यह जो है ट्रांसपैरेशन, यह भी बीपीएससी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ट्रांसपैरेशन प्रोसेस के कारण क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर जो है स्टोमाटा में कम या ज्यादा होता है, जिसके कारण स्टोमाटा ओपन या क्लोज होता है। तो देखिए, द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पोर इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pore to open. Similarly, pore closes if the guard cells shrink. तो जब आपको वाटर पहुंचता है पत्ते तक, तो वाटर जब पहुंचता है पत्ता में, उसके बाद क्या होता है? वाटर पहुंचता है तो गार्ड सेल जो है वो ओपन हो जाता है। गार्ड सेल ओपन होता है स्टोमाटा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ता में आता है, फिर पानी भी आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के तहत आपको जो फूड है उसका निर्माण होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? आपको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए। तो जब पानी पहुंच जाता है तो स्टोमाटा जो है ओपन हो जाता है, और स्टोमाटा ओपन होने के बाद उससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर और CO2 मिलके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो यही यहां पर समझाया गया है। उसके बाद है क्लोरोफिल ऑब्जर्व्स डैश वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट। तो क्लोरोफिल जो है आपको रेड और ब्लू कलर का जो लाइट है उसको ज्यादा अवशोषित करता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। इसका आंसर क्या है? 27 का ए। यह जो है आपको एनसीईआरटी में दिया गया है क्लोरोफिल के बारे में, इसको यहाँ पर हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे। देखिए, एनसीईआरटी लिख रहा है, कैन वी सी दैट द वेवलेंथ एट व्हिच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन बाय क्लोरोफिल दैट इज द ब्लू और रेड रीजन। तो ब्लू और रेड रीजन वाला जो लाइट है उसको क्लोरोफिल ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ये अगर आपको मालूम तो ब्लू और रेड इसका आंसर जाएगा। दो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब डैश ऑफ द सनलाइट, तो रेड और ब्लू। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। तो ये पिटियोल किसको कहते हैं? ठीक है, हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस, वीक स्टेम व्हिच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो यह जो है बी जो है इसमें से करेक्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है? पर्णवृत्त, पर्णवृत्त पत्तों को तने से जोड़ता है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना को हम लोग पेड़ कहते हैं। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसको लता कहते हैं। तो यह कहां से दिया गया है? तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में पहले बताया गया है, जो प्लांट जो होता है, प्लांट को हम लोग बेसिकली 3 भाग में बांटते हैं, हर्ब, सर्व और ट्री। हर्ब, सर्व और ट्री के नाम पर हम लोग प्लांट को डिवाइड करते हैं। तो सर्व किसको कहते हैं? सर्व कहते हैं सम प्लांट हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट आर कॉल्ड सर्व। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है, थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस, इसको क्या कहेंगे? सर्व कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सर्व कहेंगे, इसको ट्री नहीं कहेंगे। तो थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस को क्या कहेंगे? सर्व टाइप का ये प्लांट है, इसको ट्री नहीं कहेंगे। तो बी ऑप्शन जो है ये आपको गलत है। ट्री किसको कहते हैं? यह है ट्री, यह है ट्री, यह है आपको सर्व का एग्जांपल, और ऊपर वाला जो है यह है आपको हर्ब का एग्जांपल। ट्री का भी देखिए, सम प्लांट आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। ये देखिए हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम है। द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट, दो स्टेम में जो ब्रांचेज है वो अपर पार्ट में है, मच एबव द ग्राउंड, सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। तो जैसे आम का पेड़ है,
लताम का पेड़ है ये हुआ, और जो आपको यह जो तुलसी का पत्ता हुआ ये सब क्या होगा कि आपको सर्व हो गया। और ये आपको समझ में आ गया। जो ऑप्शन बी जो है वहां ट्री लिखा गया था, वहां क्या लिखा होना चाहिए, सर्व लिखा होना चाहिए था। और क्रीपर और क्लाइंबर भी होता है। तो देखिए क्रीपर एंड क्लाइंबर्स हैव थिन और फ्लेक्सिबल स्टेम। द प्लांट दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट फॉर सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो जो प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर में क्लाइंब करके रहता है उसको क्या कहते हैं, क्लाइंबर। द प्लांट दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड। जो प्लांट पर जमीन पर ही रहता है, उसका तना उतना मजबूत नहीं है जो ऊपर उठ सके, उसको क्या कहते हैं, क्रीपर कहते हैं। यहां देखिए द प्लांट दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो यह भी यहां पर इसी से आंसर पूछा गया। वीक स्टेम व्हिच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, तो यह क्रीपर कहलाता है। तो यह ऑप्शन आपको यहां पर सही है। पेटियोल क्या है, अटैचेज लीफ टू द स्टेम। तो पेटियोल शब्द किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो यह देखिए यह जो आपका पत्ता है, पत्ता जो ब्रांच से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन इसको क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। तो यह भी जो शब्द है पेटियोल का शब्द यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही यूज किया गया। पेटियोल जो है क्या करता है, लीफ को ब्रांच से कनेक्ट करता है। यह लीफ है, यह ब्रांच है, ब्रांच को लीफ से कनेक्ट कौन करता है, पेटियोल करता है। तो पेटियोल अटैचेज लीफ टू द स्टेम। तो यह भी पॉइंट सही है। इसमें आपको बी जो है गलत है, यहां पर ट्री नहीं होना चाहिए, यहां क्या होता, सर्व होता। यहां पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो है वह आपको इनकरेक्ट है। और यहीं पर आपको एक्सप्लेन भी आंसर बी दिया गया है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल काउड बाय। यह भी आप कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो वाटर जो है आपको जड़ से जाइलम, जाइलम के थ्रू वाटर क्या होता है, जाइलम के थ्रू वाटर पत्ता तक पहुंचता है। अब कौन सा प्रोसेस वाटर को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ले जाने के लिए से हेल्प करता है, तो यह जो प्रोसेस इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कई बार बीपीएससी पूछ चुका है और 68 में भी यह पूछा। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रीचिंग ग्रेट हाइट इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल काउज्ड बाय ट्रांसपायरेशन। यह देखिए एनसीईआरटी में लिख रहा है ट्रांसपायरेशन का क्या काम है। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। Not all water absorbed is utilized by plant. The water evaporates through the stomata present on the surface of leaves by the process of transpiration. The evaporation of water from leaves generate a suction pull. यहाँ पे लिख क्या रहा है, evaporation of water from leaves generate a suction pull which can pull water to great height at the tall trees. Transpiration also pulls the plant. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपैरेशन। इसका आंसर एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 29 का क्या आंसर दिया गया, ट्रांसपैरेशन इज द प्रोसेस दैट। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल आंसर की जो है, ट्रांसपैरेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा ऑफ प्लांट। द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट cools the plant down when the weather is very hot and water from the stem and roots moves upward or pulled into the leaves. On the other hand, plant absorb water and minerals from the soil via their roots, but water does not move upward due to absorption. Similarly, water escape the trees through evaporation. Thus, answer B is correct, but objection। अच्छा, ये तो आंसर बी ये आपको सेट ए के अनुसार बताया गया, हम लोग सेट बी को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है, सेट बी का आंसर सी है। तो यहाँ पे ये बताया गया ट्रांसपैरेशन वह प्रोसेस है जिसके तहत जो वाटर जो है जाइलम टिश्यू के थ्रू जड़ से पत्ता तक जाता है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। ट्रांसपैरेशन भी कई बार एग्जाम में। अगला और आखिरी जो साइंस का क्वेश्चन है इसमें है, ट्रांसपैरेशन बता ही दिया है। यह है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट व्हिच मेक्स देम क्वालिफाइड फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको डीएनए और आरएनए दोनों होता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में आपको डीएनए और आरएनए दोनों होता है। प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए और आरएनए इन क्लोरोप्लास्ट मेक देम क्वालिफाइड फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट व्हिच मेक्स देम क्वालिफाइड टू सेल्फ रेप्लिकेशन। तो प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए इन क्लोरोप्लास्ट मेक देम qualified to self-replication. RNA primers are the key to initiating DNA synthesis. They provide the initiation sequence necessary by DNA polymers to synthesize
न्यू स्ट्रेन, तो 30 का आंसर क्या दिया गया? ऑप्शन ए दिया गया है। तो हम देखते हैं एनसीईआरटी में इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो एनसीईआरटी बोल रहा है जो प्लास्टिड जो है उसमें आपको डीएनए और राइबोसोम होता है। एनसीईआरटी क्या लिख रहा है? जो द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड है। याद रखिएगा, प्लास्टिड जो है 3 टाइप का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है, यहाँ पर नाम दिया गया क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। और प्लास्टिड में आपको डीएनए और राइबोसोम होता है। इसमें लिख रहा है लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए और राइबोसोम। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्लास्टिड में डीएनए और राइबोसोम है और राइबोसोम में आपको आरएनए है, तो प्लास्टिड में अगर है तो क्लोरोप्लास्ट में भी है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो इस तरीके से हम लोग देखें जो टोटल 30 जो क्वेश्चन है आपको 68 बीपीएससी में साइंस सेक्शन से, इसमें से 29 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी से कॉपी किया गया है। डायरेक्टली बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। एक अगर आप डीएनए वाला क्वेश्चन हटा दें तो 30 में से 28 क्वेश्चन तो क्लास 6 से 10 के एनसीईआरटी का है। क्लास 6 से 10 के एनसीईआरटी में आपको 30 में से 28 क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। तो क्लास 6 से 10 का जो एनसीईआरटी है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।